हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ताल। आप लोग देखते हैं कि संगीत बहुत आकर्षक होता है, लुभावना होता है, हर आदमी को अपनी ओर खींचता है, सबको अच्छा लगता है। तो उसका एकमात्र कारण जो है ताल है। संगीत में यदि ताल ना होती तो ये सारी चीजें संगीत में ना होती। संगीत के अंदर वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण कभी ना होता। ताल एक मायने से कहा जाए कि ताल संगीत की जान है, संगीत का प्राण है, और किसी से किसी की जान ही निकल जाए तो वो मुर्दा है। तो संगीत से यदि ताल निकाल दी जाए तो संगीत इतना अट्रैक्टिव कभी ना हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं ताल के बारे में। अब ताल, अगर एक बात मैं कहूँ कि गायन, वादन और नृत्य, ये जो तीनों ही कलाएं हैं, ताल इन तीनों कलाओं के समय के मापने का एक पैमाना होता है। देखिए, हर काम जब अपनी गति में होता है, एक टाइमिंग में होता है, तो ज्यादा अच्छा लगता है। सारी सृष्टि जो है एक टाइम में बंधी हुई है, बाउंड है, और वो टाइम टू टाइम चलती है। सूर्य भी रोज निकलता है और एक टाइम, एक गति से चलता है, एक स्पीड से चलता है, उसका प्रॉपर टाइमिंग होता है। ठीक उसी प्रकार ताल भी गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समय को मापती है, एक समय निकाल करके देती है, समय फिक्स करके देती है हमें। तो इससे पहले कि आप ताल को जाने, ताल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। ताल के कुछ स्थान होते हैं, कुछ जगह होती है, वो किस तरह शो की जाती है, और उनको शो करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको दर्शाने के लिए किन चीजों का कुछ चिन्ह बनाए गए हैं भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है मात्रा। मात्रा क्या है? मात्रा ताल का स्ट्रक्चर तैयार करती है, मात्रा ताल का स्वरूप तैयार करती है, और मात्रा के माध्यम से ही ताल का जो टाइम होता है वो निकल के आता है कि कितना टाइम हमें एक ताल को बजने में लग रहा है। दूसरी बात, मात्रा को दर्शाने के लिए हम किसी भी संख्या का प्रयोग करते हैं। किसी भी ताल में कितनी भी मात्राएं हो सकती है। किसी में 6 मात्राएं होती है, किसी में 8 मात्राएं होती है, किसी में 10 होती है, किसी में 12 होती है। ऐसे भिन्न भिन्न मात्राओं की भिन्न भिन्न तालें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10। आपके सिलेबस में भी एक 10 मात्रा की ताल है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले उससे रिलेटेड कुछ बातें। ताल मात्रा के बाद आता है, दूसरा नंबर आता है विभाग। विभाग क्या करता है कि ताल को अलग अलग भागों में बांट देता है। ताल की जो मात्राएं हैं उनके अलग अलग विभाग होते हैं। किसी विभाग में कुछ मात्राएं होती है, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, दूसरे विभाग की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो मात्राओं को डिवाइड करने के लिए विभाग का प्रयोग किया जाता है, उस ताल को बांटने के लिए विभाग का प्रयोग किया जाता है। विभाग को दर्शाने के लिए, विभाग को शो करने के लिए ताल की मात्राओं के बीचों बीच एक सीधी रेखा खींच दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए इस विभाग के माध्यम से अलग अलग भाग बन गए हैं। उसके बाद आता है सम। सम किसी भी ताल की सबसे इंपॉर्टेंट मात्रा को सम कहते हैं। सम एक तरीके से कह सकते हैं कि जहां से ताल आरंभ होती है और जहां पर ताल खत्म होती है, फिनिश होती है, वो ताल का सम है। और ये कंपल्सरी है कि ताल जो है वो सम से ही आरंभ होगी और सम पर ही जाकर फिनिश होगी, खत्म होगी। ताल की जो साउंड है, सम की जो साउंड है ताल के अन्य मात्राओं के मुकाबले में वो हैवी होती है, ऊंची होती है, थोड़ी तेज होती है। सम को दिखाने के लिए जब इंस्ट्रूमेंटल पे हम ताल बजाते हैं तो सम को दिखाने के लिए उस पर अधिक जोर दिया जाता है, और सम को शो करने के लिए क्लोज का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, प्रैक्टिकली जब ताल बजाई जाती है इंस्ट्रूमेंट में तो उसकी साउंड को सुन करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सम है। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, या हम लिखते हैं, या हम कहीं से पढ़ते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता होगा कि ताल का सम कहाँ है, क्या है, कैसे बताएंगे। तो उसके लिए ये चिन्ह बनाए, जहां पर क्रॉस लगा होगा वो समझ लीजिए उस ताल का सम है, और उस जगह को, ताल के उस स्थान को एक हैवी आवाज के साथ प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है खाली। खाली सेकंड इंपॉर्टेंट मात्रा, ताल की सेकंड इंपॉर्टेंट मात्रा खाली होती है। खाली से ही सम का ज्ञान होता है, और खाली को दर्शाने के लिए हम जीरो, शून्य का प्रयोग करते हैं। ताल में कितनी भी खाली हो सकती है, एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। जहां भी खाली आएगी वहां पर हम शून्य का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आती है ताली। ताली जब आप क्लैपिंग करते हैं, ताली यही ताली होती है। मैंने बताया था कि ताल 2 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट में जो प्रैक्टिकली हम प्रयोग में लाते हैं, दूसरा होता है जब हैंड बीट्स देते हैं। हैंड बीट्स देते समय जहां पर ये ताली बज रही है, वो ताल की
ताली है और जहां पर खाली आएगी हैंडबिट्स पे दिखाते टाइम तो हाथ को एक तरफ झटक दिया जाता है, जहां पर ताली नहीं बजाई जाती वो ताली खाली कहलाती है। ताली को शो करने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ताल में जब ताली दिखाई जाती है तो उसके लिए भी संख्या का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन वो संख्या का आरंभ जो है, शुरुआत जो है वो 2 से शुरू होगी। 2, 3 या 4 या इससे अधिक भी ताली हो सकती है। तो एक एक संख्या हम आगे बढ़ते चलेंगे। 2 ही ताली है तो 2, तीसरी आई है तो तीसरी, चौथी आई तो 4। अगर अब कहेंगे पहली कहाँ गई, तो पहली जहां पर ताली होती है वो ताल का सम होता है और उसे दर्शाने के लिए हम क्रॉस का मार्क यूज करते हैं। पहली ताली पर ही सम होता है। ताल की जो शुरुआत जहां से होती है, जो पहली मात्रा होती है वही ताल की पहली ताली होती है और उसे शो करने के लिए संगीतकारों ने सम का प्रयोग किया है और उसे हम क्रॉस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये थी ताल की कुछ विशेष बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं आपके सिलेबस में जो ताल है उसकी। ताल को कैसे हमें लिखना है, कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। तो आज की जो पहली ताल है +2 के सिलेबस की, वो मैं आपके सामने बना रहा हूं, वो है झप ताल। पहली ताल है झप ताल। झप ताल के बारे में हम आज जानेंगे। तो झप ताल में अब मैंने जो चीजें आपको बताई थी उसी से उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका स्वरूप तैयार होता है। वो सारी चीजें हमें 1 बाय 1 यहाँ पे सीक्वेंस में लिखनी होती है। तो सबसे पहले ताल को प्रदर्शित करने के लिए, उसको बनाने के लिए सबसे पहले चीज दिखाई जाती है मात्रा, कि मात्रा कितनी है, ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो ताल की जो संख्या, मात्रा की संख्या है वो हमें यहाँ पे शो करनी होती है। तो झप ताल में जो है 10 मात्राएं होती है, 10 मात्राएं होती है झप ताल में। फिर आता है विभाग। हमें विभाग बताना है कि ये ताल कितने भागों में बटी है और हर विभाग कितनी मात्रा का होता है। तो झप ताल जो है उसमें 4 विभाग होते हैं, टोटल 4 विभाग होते हैं। और कितनी कितनी मात्रा के होते हैं, वो होते हैं 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। मीन्स पहले विभाग में 2 मात्राएं होंगी, दूसरे विभाग में 3, तीसरे में 2 और चौथे में लास्ट विभाग में भी 3 मात्राएं होंगी। इस तरह से ताल को हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। फिर आता है सम। ताल का सम। ताल का सम कहाँ है, ताल का वो स्थान जहां पर सम आता है। तो मैंने पहले ही बताया किसी भी ताल की पहली मात्रा पर ही सम होता है या जहां पर पहली ताल की पहली ताली होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहली मात्रा पर, ये लिखना बहुत जरूरी है। हमें सम बताना है तो कौन सी मात्रा पर है, वो पहली मात्रा पर। फिर आता है खाली। खाली कहां पर है, इस ताल की 6ठी मात्रा खाली होती है। छठी मात्रा पर इसकी खाली होती है। और अंतिम जो पार्ट है वो होता है ताली का, कि इस ताल में ताली कहां कहां होती है, कहां कौन कौन सी मात्राओं के ऊपर ताली दिखाई जाती है या ताली बजाई जाती है। तो वो देखिए, अब 4 विभाग है। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब ताल के विभाग बनते हैं तो हर विभाग की जो पहली मात्रा होगी, किसी भी विभाग की पहली मात्रा, उस विभाग में चाहे कितनी भी मात्राएं हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितनी भी मात्राएं उस विभाग में हो सकती हैं, लेकिन विभाग की पहली मात्रा पर ही कोई चिन्ह लगाया जा सकता है। अन्य किसी भी मात्रा के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगेगा। और हर विभाग में एक ही चिन्ह लगता है। मात्राएं चाहे उस विभाग में कितनी भी हो, लेकिन चिन्ह एक ही प्रयोग में होगा। तो ताली इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, पहला जो विभाग है वो 2 मात्राओं का है, 2 मात्राएं इस विभाग में है। और विभाग की पहला जो विभाग होगा वो पहली और दूसरी 2 मात्राओं का होगा। तो जो विभाग है उसमें पहली मात्रा पर हमने चिन्ह लगा चुके हैं हम सम, उस पर सम दिखाएंगे हम। तो वो विभाग अब फिनिश होता है, उसकी दूसरी मात्रा पर कोई चिन्ह नहीं लगता। अगला जो विभाग है, दूसरा विभाग, वो 3 मात्राओं का है। तो 3 मात्राएं कौन कौन सी होंगी, उसमें संख्या होगी 3, 4 और 5। इन तीनों मात्राओं में हम दिखाएंगे अब खाली। खाली तो 6ठी मात्रा में हमने देखा है। अब बचती है हमारे पास ताली। तो ताली जो पहली जो दूसरी जो ताली आएगी वो आएगी तीसरी मात्रा पर। क्यों आएगी, क्योंकि दूसरा जो विभाग है वो आरंभ ही तीसरी मात्रा से हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर ही कोई भी चिन्ह लगता है। तो दूसरा विभाग है वो तीसरी मात्रा से आरंभ हो रहा है। यहाँ पे ताली आएगी हमारी दूसरी ताली आएगी, यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन हमें यहाँ पे तो
बताने की मात्रा कौन सी, तीसरी मात्रा पर ताली होती है। फिर आता है विभाग दो मात्रा का, इसमें जो ताली वो शुरू हो रहा है विभाग वो 6 और 7 मात्रा का है, और छठी मात्रा पर हमारी खाली दिखाई जाती है। अब बचता है अंतिम विभाग जो कि 8, 9 और 10 मात्राओं का विभाग है। इसके पहली मात्रा जो है वो 8वीं मात्रा है और उसी पर ताली होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8वीं मात्रा। अब देखिए मात्राएं 10, विभाग 4, 2, 3, 2, 3 मात्रा के, सम पहली मात्रा पर, खाली छठी मात्रा पर और ताली तीसरी और 8वीं मात्रा पर आती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने उससे पहले चिन्ह बताए थे, क्रॉस, खाली, विभाग, वो सारी बातें हम बात करेंगे जब ताल की टेबल जब बनाएंगे, चिन्ह वहां पर लगाएंगे। अभी हमें केवल यहाँ पे यही बताना है कि कौन सा चिन्ह कौन सी मात्रा पर आता है। तो चलिए अब इसके बाद जो काम बचता है वो बचता है हमारा परिचय। ये केवल ताल का स्ट्रक्चर था जो हमने बताया। जब हम लिखेंगे तो ताल को इसी प्रकार लिखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर अगली लाइन से हम उसका परिचय देते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ विशेष नहीं करना है, जो ये स्ट्रक्चर आपने लिखा है एक तो इसको एक लैंग्वेज देनी है, एक भाषा में पिरोना है, उसका एक पैराग्राफ बना करके आपको लिख देना होता है। उसके बाद एक पार्ट और बचता है कि ये ताल कौन से इंस्ट्रूमेंट पे बजाई जाती है और कौन सी गायन शैली, यानी ऐसी गायकी की कौन सी स्टाइल है जिसपे इस ताल का प्रयोग किया जाता है। अन्य अन्य गायन की जो शैलियां होती है उसमें अलग अलग तालों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें इस परिचय में बताना है कि झपताल जो है कौन सी गायन शैली के साथ बजाई जाती है और किस इंस्ट्रूमेंट पे ये बजाई जाती है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे ताल से। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का जब हम परिचय देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, मान लीजिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो मैं अपने नाम से ही उसका शुरुआत करूंगा। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। आप किसी जगह का इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम उस जगह के बारे में बताते हैं। हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले उसके नाम से शुरू करते हैं। तो हम ये ताल का परिचय दे रहे हैं तो ताल के नाम से ही उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि झप ताल में 10 मात्राएं होती। आपको ये ऐसे चीज लिखना, एक लैंग्वेज बनानी है बस कि झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 2-3 मात्राओं के 4 विभाग बनाए जाते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम तथा छठी मात्रा पर खाली होती है। झप ताल में तीसरी और 8वीं मात्रा पर क्रमशः दूसरी और तीसरी ताली दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, या और तीसरी और 8वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली होती है। झप ताल तबले पर बजाई जाने वाली बंद बोलों की ताल होती है। देखिए ताल के जो बोल होते हैं, ताल जब इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है उसमें से जो साउंड आती है, उस पर जो मात्रा बजाई जाती है उसे बोल कहते हैं। तो इसके जो बोल होंगे झप ताल के वो बंद बोल है और इस ताल का प्रयोग तबले पर किया जाता है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत की ख्याल गायन शैली के साथ और ख्याल अंग में जो भी गायकी आती है, जो भी गायन आता है उसके साथ विलंबित और मध्य लय में किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग सुगम संगीत में भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बहुत सारे फिल्मी गाने भी इस ताल में बंधे हुए हैं और जो इस ताल के माध्यम से गाए बजाए जाते हैं। तो ये था इसका परिचय। अब आती है बात ताल की टेबल। ताल की टेबल हमें कैसे तैयार करनी है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात आपको जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहली बात हमने लिखी थी मात्रा। यहां पे देखिए आप मात्रा, सबसे पहले हमें मात्रा बतानी है कि इस ताल में कितनी मात्रा है। तो वहां तक हम काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 तक हमने टेबल लिखी। इसमें 10 मात्राएं होती तो हमने 10 तक काउंटिंग लिख दी। मैंने आपको बताया था कि मात्राओं को दिखाने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है, काउंटिंग का प्रयोग करते हैं, काउंटिंग लिख देते हैं टोटल। ये उसकी टेबल का स्वरूप हम तैयार कर रहे हैं, उसकी टेबल तैयार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे आप, बोल, ताल के बोल कि कौन कौन से बोल है ताल के। तो बोल है इसके धी। सब उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको डिवाइड करना है, हमें विभाग आता है तो विभाग अपने इसको बनाने हैं 2-3 मात्रा के। आपने परिचय में देखा था कि इस ताल में 2 मात्राओं का पहला विभाग है, दूसरा विभाग 3 मात्रा का और तीसरा जो विभाग है फिर से 2 मात्रा का और अंतिम विभाग
3 मात्रा। ये देखिए अब 4 भागों में ये ताल बढ़ चुकी है, 4 विभाग इसके हमने बना दिए। और ताल की टेबल बनाते समय एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि ताल की टेबल चारों तरफ से कवर्ड होनी चाहिए, एक भी साइड से ओपन नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने ऊपर भी लाइन खींची है और दोनों साइड में भी मैंने लाइनें खींची है, जिसको चारों तरफ से कवर करना है और नीचे से भी हमें इसमें एक लाइन खींच देनी है ताकि ये कवर्ड हो जाए, ओपन ताल की टेबल कभी नहीं छोड़ दे। अब बात करते हैं बोल की, तो इसके बोल है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। इसके बोल है धी ना धी ना ती ना धी ना। ये इसके बोल है। अब बात आती है चिन्ह, जो मैंने आपको बताए थे वो खाली ताली सम, ये हमें कहाँ पे लगाना है। तो किसी भी ताल के जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कि ताल की पहली ताल का जो विभाग है उसकी पहली मात्रा पर लगता है और वहीं पे हमें लगाना है, अन्य किसी पे नहीं लगाना है। दूसरी बात जो सबसे बात जो ध्यान में देनी है आपको कि ताल में जो भी चिन्ह लगता है वो मात्राओं के अकॉर्डिंग लगते हैं, बोल के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं। किसी भी मात्रा के नीचे कोई भी बोल हो सकता है, हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो चिन्ह लगता है ताल का वो किस मात्रा पे लगता है। तो सबसे पहला चिन्ह आता है सम का, और मैंने आपको बताया था कि सम हमेशा पहली मात्रा पर ही होता है। तो पहली मात्रा के जस्ट नीचे आप क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। सम को दिखाने के लिए हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। एक बात और, जस्ट मात्रा के नीचे बोल होने चाहिए और बोल के जस्ट नीचे चिन्ह होना चाहिए। थोड़ा स्पेस जरूर रखिए कि क्लियर हमें दिखाई दे, ये नहीं कि आप चिन्ह यहाँ ना था आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो जाता है। उसी मात्रा के नीचे वो चिन्ह होना चाहिए। और एक और सबसे आसान तरीका मैं आपको चिन्ह लगाने का बता दूं कि किसी भी ताल में जो भी खाली है उसको आप पहले लिख लें। तो इस ताल की जो खाली है वो छठी मात्रा पे है और इसके नीचे आप 0 लगा दीजिए। खाली को दर्शाने के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। तो छठी मात्रा पर हमारी खाली होती है, हमने खाली का चिन्ह पहले ही लगा दिया। और किसी भी ताल की हमेशा ही पहली मात्रा ही जो है वो सम होती है, क्योंकि ताल की शुरुआत जो है वो सम से ही होती है। तो सम आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब हमारे पास 2 विभाग बच गए। देखिए इस विभाग में जो चिन्ह लगा है वो पहली मात्रा में लगा है, ये जो खाली लगी है वो इस विभाग की, तीसरे विभाग की पहली मात्रा जो कि छठी मात्रा, यही पे चिन्ह लगा है, ये मात्रा हम ऐसे ही फ्री छोड़ देंगे, इस पर कोई चिन्ह नहीं लगता। अब 2 विभाग बच गए हमारे पास। अब जितने भी विभाग ताल के बच जाए, 2 हैं, 3 हैं, 4 या इससे ज्यादा विभाग बचे हो, हर ताल की, हर विभाग की पहले मात्रा पर नंबर 2 से काउंटिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली और अंतिम विभाग पर ये की पहली मात्रा पर ये तीसरी ताली। इसके अलावा भी अन्य कोई विभाग बचता है तो उस पर आप उसकी पहली मात्रा पर 4 लिख दीजिए, उससे ज्यादा विभाग हो तो फिर 5 लिख दीजिए, उससे ज्यादा तो आप 6 लिखिए। ऐसे ताल का जो विभाग है वो आपका क्लियर हो जाता है और सारे चिन्ह प्रॉपर लगते हैं, बिल्कुल करेक्ट लगते हैं, सही तरीके से आप लगा पाएंगे। आपसे चिन्ह लगाने में कभी कोई गलती नहीं होगी। ताल की जो खाली है वो सबसे पहले लगा लें, आपको वो याद होना चाहिए कि ताल की खाली कहाँ पे है, बस वो खाली पहले लगा दें। बाकी कोई भी चिन्ह लगाने में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। पहली मात्रा पर क्रॉस लगाए, बाकी जितने भी विभाग बच गए हैं उन सब की पहली मात्रा पे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगा सकते हैं। ये ताल की टेबल। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे छोड़ रखी है बीच में ही, वो मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास थोड़ा स्पेस था, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आप जिस भी ताल की टेबल बना रहे हैं उस टेबल के ऊपर उस ताल का नाम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे झपताल। दूसरी बात, आपने कौन सी लयकारी में बनाई है, लयकारी उसकी गति, उसकी स्पीड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल बोल यूज किया, एक बोल यूज करें तो इसकी सिंगल स्पीड है, यानी 1 गुना। तो ऊपर आप लिखेंगे 1 गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये चीजें नहीं लिखते हैं तो पहली बात तो ये कि सामने वाला क्या समझेगा कि आपने किसकी टेबल बनाई है। दूसरी बात कि कौन सी लयकारी में बनाई है। किसी ने दुगुन में, डबल में पूछी है, आपने सिंगल में बना दी तो आप रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऊपर जरूर शो करना है कौन सी ताल है और कौन सी लय में बनाई है, या एक सिंगल बनाई है, दुगुन बनाई है, तिगुन बनाई है या चौगुन बनाई है, तो ऊपर जरूर शो करें। ये थी ताल की एक गुण। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं दुगुन की। कि दुगुन में क्या होता है, देखिए एक गुण में हमने एक बोल को लिया है और दुगुन बनाते समय
ताल की दो दो बोलों को एक साथ लिखेंगे, एक मात्रा के नीचे दो बोल लिखेंगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी टेबल में आपको बताते हो सकता हूँ, लेकिन आपको दुगुन बनाते समय दूसरी टेबल बनानी है, सेम ऐसे ही 10 मात्राएं लिखनी है, उसके विभाग बनाने हैं, फिर दो दो बोलों को एक एक मात्रा के नीचे लिखना है, और जो चिन्ह जिस मात्रा पे आता है उसी मात्रा पे लिखना है, और उस टेबल के ऊपर लिखना है जप ताल दुगुन। ये आपको जरूर करना है, ये कंपल्सरी है आप लोगों के लिए। तो दुगुन कैसे बनाते हैं, तो पहली मात्रा इसके नीचे हम बोल लेंगे, पहला बोल तो हमारा धी और ना। धी और ना दोनों ही अलग अलग लिखे जाएंगे, कभी भी ऊपर से, जैसे यहाँ बताता हूँ आपको, धी ना, इसको कभी भी ऊपर से एक नहीं बनाना है। इसको एक बनाने के लिए देखिए, ऊपर से जब एक बना देंगे तो एक शब्द बन जाता है, मात्रा नहीं रहती है, और इन दोनों को अलग अलग लिखना है। एक बनाने के लिए इन बोलों के नीचे हम ऐसे अर्धचंद्राकार आधे चांद के आकार वाला चिन्ह लगा देते हैं। आधे चांद की जो शेप होती है वैसा एक मार्क लगा देते हैं। ये मार्क बताता है कि इस चिन्ह के अंदर जो भी बोल लिखे जाते हैं वो एक मात्रा काल में, यानी एक मात्रा को बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में वो दोनों बोल हमें बोलने होते हैं। इसी को दुगुन कहते हैं। दोगुन बना रहे हैं तो दो दो बोल, तिगुन बना रहे हैं तो तीन तीन बोल, और चौगुन बना रहे हैं तो चार चार बोल हमें प्रयोग में लाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार का चिन्ह हमने लगाया, फिर आता है धी ना, ये दोनों ही शब्द, दोनों ही बोल जो है यूज कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं धी धी, धी धी, और इसके नीचे भी अर्धचंद्राकार लगा देंगे। फिर आता है ना, फिर आता है ती, धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना, धी धी ना। देखिए यहाँ पे ताल के बोल कंप्लीट होते हैं, धी ना धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ताल के बोल जरूर क्लियर हुए हैं, कंप्लीट भी हो गए हैं, लेकिन ताल कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी ताल की जो टेबल है वो आधी हुई है, क्योंकि हमने अभी 5 मात्राएं यूज की हैं, और जबकि ताल जो है वो 10 मात्राओं की है। तो उसे बनाने के लिए हमें सेम ये एज इट इज पार्ट आगे लिख देना, हमें शुरू से शुरू कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, लाइक धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। अब हमारी ताल कंप्लीट होती है। दुगुन का मतलब होता है, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ताल किसी भी कला का समय मापने के काम आती है, गायन वादन की। तो जब गायन वादन किया जाता है तो जब दुगुन बनाते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए इस ताल को, मात्राओं को बोलने में हमें 10 सेकंड लग रहे हैं, तो हमारे पास तो टाइम 6 से 10 सेकंड का टाइम है। तो 10 सेकंड में अगर हम सिंगल सिंगल बोलेंगे, धी ना धी धी ना, ती ना, धी धी ना, तो ये सिंगल है। जब हम इसकी डबल करेंगे तो यही बोल उस 10 सेकंड में 2 बार बोले जाने चाहिए। तो डबल में आएगी तो धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो ये सारे बोल 2 बार बोले जाएंगे, ये ताल की डबल हो गई। जब हमें तिगुन बनानी हो तो एक मात्रा के नीचे हम 3-3 बोलों का प्रयोग करेंगे, और जब चौगुन बनानी होगी तो हम 4-4 बोलों का प्रयोग एक मात्रा के नीचे करेंगे, और उसके नीचे ये अर्धचंद्राकार का जो शेप है ये हम उसमें लगा देंगे। इस तरह हमारी ताल की टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो ये है हमारी जप ताल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपने पहले भी तालें पढ़ी हैं +1 में, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, और आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी जप ताल। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।